नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। हाथरस की गुड़िया को न्याय कब मिलेगा? क्या वो वक्त आ गया है? क्या खुलेंगे राज? क्योंकि सीबीआई ने अब पड़ताल शुरू कर दी है। दर्दनाक मौत जो हाथरस की गुड़िया की हुई, गुनहगार कौन है? सियासी शोर थमा है तो अब सीबीआई के कदम चल पड़े हैं। कदम दर कदम पड़ताल की जा रही है। आज वारदात और पीड़िता से जुड़े सभी ठिकानों की खाक छानी सीबीआई ने और घटना की जगह जाकर के सीन को रिक्रिएट किया ताकि समझा जा सके कि किसने किस तरीके से उसके साथ मारपीट की या फिर जबरदस्ती की कोशिश की। सीबीआई की यह पड़ताल दिन भर चलती रही, लेकिन शाम होते होते सबसे चौंकाने वाली घटना सामने आई और वो ये थी कि सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ लेकर चली गई। अब तक पूछताछ कर रही है। परिवार ने बताया कि पूछताछ के लिए संदीप को लेकर गई है। तो सवाल यह है कि किन सवालों के जवाब सीबीआई को पीड़िता के भाई से चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो मामला वही है या वैसा ही है जैसा दिख रहा है या अब तक दिखाया जा रहा है, या फिर सच कुछ और है। आज महाबहस में सीबीआई की पड़ताल के साथ होगी यहां भी पड़ताल, और मेरे साथ जुड़े होंगे देश के टॉप एक्सपर्ट क्राइम के, सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर भी। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट। किस किस पर सीबीआई की शक की सुई? तकरीबन 2:15 के लगभग में सीबीआई की टीम पहुंची उस स्थल पर जहां पर उस पीड़िता को जलाया गया था, उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उस स्थान पर भाई से सवाल पूछेगी, सीबीआई राज खोलेगी। तो यहाँ पर पीड़िता का भाई को लाने का मकसद ये रहा कि जो नमूना यहाँ से उठाया गया, जो एविडेंस यहाँ इकट्ठा किए गए, तो उस मामले पर सीबीआई के जो गवाह भी होंगे और इसके साथ ही जो पीड़िता का भाई है वो अपनी भी सहमति देगा कि हाँ यहाँ से वो नमूने उठाए गए हैं, जिससे कि बाद में जब इस मामले की तफ्तीश होगी तो बाकायदा उस मामले में बताया जाएगा कि नमूने तमाम लोगों के सामने एक गवाही के तौर पर वहाँ से सबके सामने ये उठाया गया था। हाथरस के सच का सीबीआई से सामना। सीबीआई की जो लेडी ऑफिसर है जो फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची थी, सीमा पाहुजा, उसकी अगर बात करें तो हिमाचल में जो गुड़िया गैंग रेप हुआ था उस मामले में उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, क्योंकि जिस तरह से बाकायदा उस मामले को सॉल्व किया गया था वो उनको भी भेजा गया है इस मामले की तफ्तीश के लिए। हाथरस केस में कितने दृश्यम। जिस वक्त में आज सीबीआई की टीम 11:30 बजे क्राइम लोकेशन में पहुंची थी, उस वक्त में उससे थोड़ी देर पहले ही पीड़िता के जो माँ और पिता हैं उसके अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको जो उनका बीपी है वो उसमें काफ़ी तकलीफें आ रही थी, ब्लड प्रेशर में। उसके बाद इस मामले पर कई ऐसे तफ्तीश के जो मायने अगर की बात करें तो उस तफ्तीश में सीबीआई को कई जो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ मिली हैं। आज महाबहस इसी पर। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम बड़े बड़े मेहमान, बड़े बड़े गेस्ट। मैं आपको पहले बता दूं, राजेश राय पूर्व आईपीएस ऑफिसर, मेरे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता, शुचि विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन धर्मवीर चौधरी बीएसपी से भी हैं, और एनके सिंह सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर, और डॉक्टर एससी मित्तल फॉरेंसिक एक्सपर्ट। इन सब से मैं बात करूंगा और अपने रिपोर्टर के पास भी जाऊंगा जो ग्राउंड जीरो पर लगातार सीबीआई की चहलकदमी पर नजर बनाए हुए। लेकिन सवाल कौन कौन से खड़े हो गए हैं आज सीबीआई ने जो जांच की है उससे, यह भी समझिए कि किस किस पर शक है सीबीआई को। क्या झूठी शान के लिए गुड़िया की कहीं हत्या तो नहीं हुई? क्या घर में ही है गुड़िया के कातिल तो नहीं? ये बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई चक्कर काट रही है पीड़ित परिवार के इर्द गिर्द लगातार। क्यों, क्या चाहिए, कौन से जवाब चाहिए पीड़ित परिवार से? 4 घंटे की जांच में सीबीआई को क्या क्या मिला है? भाई से पूछताछ में सीबीआई को क्या सुराग मिलेगा? सबसे पहले इसीलिए मैं शंकर आनंद का रुख करता हूं, हमारे संवाददाता जो दिन भर सीबीआई के साथ साथ पूरे हाथरस में वो भी खाक छान रहे। शंकर, आप लब्बो लुआब बताइए, पूरी घटना तो आपने बता दी, क्या क्या कहां कहां पड़ताल हुई है, लेकिन कैसे आज सुबह से ही पीड़ित परिवार के लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ने लगी? सीबीआई जैसे ही आज पड़ताल शुरू करने पहुंची, पिता का बीपी बढ़ गया, मां की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर पीड़िता का भाई घबराया हुआ नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा, फिर उसको लेकर आखिर शाम होते होते अपने साथ ले गई सीबीआई। क्या सवाल हैं सीबीआई के पास जिसके जवाब वो पीड़ित परिवार से ही ढूंढ रही है? शंकर,
जी अजय जी, देखिए जो आपने सवाल किया, इस सवाल के कई जवाब हैं। और अगर बात करें पीड़िता परिवार की, बात करें कि पीड़ित के परिवार से क्यों पूछताछ हो रही है, तो दरअसल इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है, ये पीड़ित परिवार का आरोप। क्योंकि इस आरोप से ये जानना चाहती है सीबीआई कि जो किस तरह से मामला था, किस तरह से मामला हुआ, और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो है, इस परिवार के पास में ही रहता है। 2 घर छोड़ करके तीसरा घर, यानी कि पड़ोसी है, और पड़ोसी के साथ में किस तरह का रिश्ता था, और उस लड़की के साथ में किस तरह से जान पहचान थी, और किस तरह से उसकी बातचीत होती थी। तो ये मसला काफी महत्वपूर्ण है, और इसी मसले को सीबीआई खंगालना चाहती है, लिहाजा इस मामले में वो आगे पूछताछ करना चाहती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले के हर एक कड़ी को सीबीआई खंगालना चाहती है। आज जिस तरह से पहले दिन के ही इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम का कहना, जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि इस मामले में काफी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अभी भी क्या जब तक वो संदीप से, पीड़िता के भाई से सीबीआई पूछताछ कर ही रही है, या उसे छोड़ दिया है शंकर? जी अजय जी, इस वक्त में जो पीड़िता के भाई हैं उससे पूछताछ चल रही है। कहां पर? जो सीबीआई का जो यहाँ बेस कैंप है, यानी कि जो अस्थायी तौर पर एक यहाँ पर दफ्तर बनाया गया है, वहां पर रख करके उससे पूछताछ की जा रही है, और उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से बाकायदा ये पूरा मामला हुआ, और किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका है। क्योंकि इस मामले में जो कई महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली थी कि जहां जो लोकेशन है, मैं बहुत सारी जानकारियां आई हैं, उसकी बात भी मैं करूंगा आपसे, लेकिन मैं पहुंचता हूं उनके पास अब। एनके सिंह साहब, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई, जरा वो हमें समझा पाएंगे कि ये जो पड़ताल चल रही है, डे 1 में पीड़ित परिवार के ही इर्द गिर्द सीबीआई नजर आ रही है, उस सीन पर गई है, रिक्रिएट किया है घटनास्थल पर, मां को बुला करके सीन पर ले गई, भाई को बुलाकर सीन पर ले गई, जो दोनों उस वक्त में थे जिन पर आरोप के मुताबिक जो पूरी कहानी है सामने, और जहां पर आरोपियों ने आकर के मारा था, पीटा था और जबरदस्ती की थी पीड़िता के साथ। ओके, एनके सिंह साहब, एक चिट्ठी मेरे हाथ में है जिसमें जो आरोपी है, जिसके ऊपर यह आरोप है, उसका भी नाम संदीप है, पीड़िता के भाई का भी नाम संदीप है। पीड़िता ने कहा था कि संदीप ने मारा, मां आ गई तो छोड़ा, सबसे पहला बयान यही था उसका। और इस आरोपी जो संदीप है, उसने चिट्ठी हाथ से लिखकर एसपी को दी, जिसमें वो लिखता है कि मेरी तो काफी दिनों से दोस्ती थी, बातचीत होती थी, मेल मुलाकात होती रहती थी हमारी, फोन पर भी उनकी दोनों की बात होती थी, ये हमने सीडीआर में देखी है। और एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये लिखता है आरोपी संदीप अपने हैंड राइटिंग में अपने अंगूठा छाप दे करके एसपी को कि मैं मौके पर था, लड़की से मिला, उसका भाई और उसकी मां भी थी, लेकिन उनके कहने पर तुरंत मैं वहां से चला गया, घर जाकर अपने पिता के साथ अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद में पता चला गांव वालों से कि मेरी और उस पीड़िता की दोस्ती की वजह से उसके भाई और मां ने उसे बुरी तरह मारा पीटा, और आखिरकार उसकी मौत हो गई, जिसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया है और मुझे जेल भेज दिया गया है। हर आरोपी यही कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं आपसे एनके सिंह साहब कि सीबीआई क्यों घूम रही है पीड़ित परिवार के साथ ही आज लगातार उसी के इर्द गिर्द, और अभी भी उसी से पूछताछ कर रही है, सुबह से यह सिलसिला चल रहा है। कैसे, क्या तौर तरीका होता है सीबीआई की पूछताछ का? देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पूर्व सीबीआई डायरेक्टर नहीं, पूर्व सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर जी सर। हाँ, ज्वाइंट डायरेक्टर। नंबर 2, सीबीआई जो वहां कर रही है, जैसा आप बतला रहे हैं, वो बिल्कुल वही सही रास्ता है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, तो पहले जो विक्टिम है, जिसको शिकायत है, जहां घटना हुई है, जहां पीड़िता है, वही जांच करेगी पहले कि बात क्या है, उनका क्या कहना है, उनका क्या वर्षन है। तो इसीलिए पहले वो सीबीआई उन्हीं से पूछताछ करेगी, और वही आज कर रही है। वो बिल्कुल स्वाभाविक और सही रास्ता है काम करने का, जांच करने का। नहीं, लेकिन एनके सिंह साहब, सवाल ये है कि वो लोग पहले से डरे समय हैं, पहले से वो इतना सब कुछ झेल रहे हैं। आज सुबह सीबीआई आती है जांच करने के लिए, पिता का बीपी बढ़ जाता है,
मां की तबीयत खराब हो जाती है, दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, सीबीआई इंतजार करती है, फिर सीबीआई ही लेकर हॉस्पिटल जाती है, फिर वो जब ठीक होते हैं तो लाती है क्राइम सीन पर, वहां रिक्रिएट करती है, पूरे दिन भाई भी साथ है, पूरे परिवार के लोग साथ है, फिर उनके घर भी जाती है, दाह संस्कार वाली जगह पे जाती है, पूरे दिन उनसे बात करती है, लेकिन शाम को आज की कार्रवाई को कंक्लूड करते हुए भाई को साथ लेकर चली जाती है और घंटों से पूछताछ कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि भाई से किन सवालों के जवाब तलाश रही है सीबीआई? देखिए, सीबीआई आगे कदम बढ़ाने के पहले इस बात ऑनर किलिंग की बात कही जा रही है कि ये ऑनर किलिंग था, परिवार के लोगों ने ही उसको मार दिया, जो आपने वो चिट्ठी की बात अभी कही। तो सीबीआई भाई हो मां हो सबों से पूछताछ कर रही है पहले कि क्या हुआ, उनके मुताबिक क्या हुआ और किन लोगों ने ऐसा किया, किस परिस्थिति में ये घटना हुई, ये तो पूछेगी पूरा। और भाई को ले जा रही है वो जब जांच यानी करने आप के ये कह रहे हैं एनके सिंह साहब कि सीबीआई इस आरोप को रूल आउट करना चाहती है कि कहीं ये ऑनर किलिंग भी तो नहीं है, इस बात का सवाल जवाब ढूंढ लेना चाहती है, वो हर एंगल को साथ लेकर चल रही है, इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो जब इस तरह का कोई भी केस होगा तो चाहे सीबीआई हो या जांच कोई पुलिस एजेंसी हो जी, तो पहले जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, जहां घटना हुई है, जिस परिवार की घटना है, जिसका शिकायत है, जिसने एफआईआर दिया है, स्वाभाविक रूप से पहले उससे ही पूछताछ पूरे विस्तार से और ठीक से करेगी, उसके बाद ही वो अगला कदम उठाएगी। तो ये जो कर रही है सीबीआई वो स्वाभाविक है, इसमें नथिंग अनयूजुअल, इट्स वेरी यूजुअल जी। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अब मैं एससी मित्तल साहब को, डॉक्टर एससी मित्तल साहब को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनको भी जोड़ता हूं इसमें। मित्तल साहब, आपने ऐसे बहुत सारे मामलों को सुलझाए होंगे। आज जो वहां से चप्पल उठाकर ले गई है क्राइम सीन से सीबीआई, वो गैलन जिसमें आरोप है कि ज्वलनशील पदार्थ था, जहां दाह संस्कार किया गया था लड़की का, वहां से वो गैलन उठाकर ले गई है। वहां से वो कुछ बोन के पीसेस भी उस राख से लेकर गई है। इस सब का क्या करेगी? मित्तल साहब, जी, ये जो बोन के पीसेस ले गई है और राख ले गई है, इस राख से और बोन के पीसेस का जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, इनका डीएनए होगा, उस डीएनए से यह बात स्पष्ट होगी कि वो जो लड़की की जो अंतिम संस्कार किया गया था, ये उसी की बोन्स हैं कि नहीं है, ये उसी की राख है कि नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न आया था कि जो जलाई गई लड़की है, घर वाले साथ नहीं है, तो क्या ये हमारी बेटी को जलाया है कि नहीं जलाया। इस बात की जांच जो आप डीएनए करेंगे उसकी बोन से और उसकी एशेज से, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया वो लड़की वही है जो कि इस मुकदमे में जो पीड़िता है, तो उसकी तो ये महत्व है। और दूसरा ये है कि जो वहां पर आज क्राइम सीन पर इन्होंने जो भी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, उन साक्ष्य में जो हम कोशिश ये करेगी सीबीआई और फोरेंसिक लैब कि किसी तरह का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला हो जिसमें कोई सीमन वगैरह कोई हो, जिससे कि कोई रेप वाला थ्योरी आ जाए, कोई कपड़े का टुकड़ा मिल जाए, कोई रुमाल मिल जाए, कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसपे कोई सीमन का निशान हो, या कोई जो अपराधी हैं उनका कोई सामान, कोई चाबी, कोई और चीज ऑब्जेक्ट उनके कपड़ों गिर गया हो उनके पास से, उसकी जांच की जाएगी। और वहां पर कोई फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट आ गया हो, उस फिंगरप्रिंट की जांच की जाएगी। यानी कि क्राइम सीन पर जो भी है उसकी जांच की जाएगी। और जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन था, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन में उसने जो भी बताया है कि किस तरह से अपराध हुआ, कौन कौन थे, उसका एक डमी क्राइम सीन बनाकर उस क्राइम सीन में देखा जाएगा कि जो उसका बयान है और जो साक्ष्य हैं वो आपस में टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये उससे पता लग जाएगा। और जैसी मांग की जा रही थी कि इनका नार्को एनालिसिस किया जाए या इनका पॉलीग्राफी या लाइट डिटेक्शन टेस्ट किया जाए, तो जो भी सस्पेक्टेड हैं, जब उनका लाइट डिटेक्शन टेस्ट होगा
उनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, उनका नार्को टेस्ट होगा, तो उससे उनका वो अपराधी है कि नहीं है, इस बात का साक्ष्य निकल के आ जाएगा इन दोनों टेस्ट के माध्यम से। तो ये दोनों टेस्ट भी उनके होने जरूरी हैं। हाँ। और उसके बाद जो लड़के हैं, उनके जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे, हाँ। वो कपड़े अगर वो जांच में मिल जाते हैं, तो उन कपड़ों की जांच में भी डीएनए का और लड़की का जो सेक्रीशन वगैरह होता है, उसके भी दाग उसके अंदर मिल सकते हैं। तो ये उसको लिंक करेंगे उस रेप के साथ। और अगर उस लड़की के कपड़े मिल जाते हैं, जी, जी। उसके कोई अंडरगारमेंट्स मिल जाते हैं, हाँ। तो उस पर भी अगर सीमेन स्टेन्स हैं, हाँ। तो सीमेन स्टेन का डीएनए होने से हाँ। एक बंदा उसमें लेकिन involved ऐसा था तो अभी तक के या जितने भी इससे रिपोर्ट्स ज्यादा हैं, थे, जितनी भी अगर जांच हुई multiple है, लोग भी उसके चाहे अंदर वो involved फॉरेंसिक हैं। हुए हो या लैब टेस्ट हुआ, चेक हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, कहीं भी इस तरह का के सबूत कोई नहीं पाए गए कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। मगर इस नहीं, वक्त अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। राइट सर। जो आगरा लैब की रिपोर्ट है, आगरा लैब की जो रिपोर्ट है जी, उसमें डीएनए टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डीएनए टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन सीमेन का टेस्ट भी नहीं है। जी, सीमेन का टेस्ट जो किया गया ना, स्पर्मेटोजोआ के लिए किया गया। और जो अच्छा। स्पर्म जो है, हाँ। वो डेड हो जाता है 5-7-10 दिन के बाद, और कई बार वो नहीं मिलता, या ए स्पर्मिक जो बंदे हैं जी। उनमें जो स्पर्म नहीं मिलता। हाँ। तो जब उसका मैं जो political- डीएनए किया जाएगा, जी। अगर स्पर्म नहीं भी मिलेगा, जी। तो डीएनए में वो आ जाएगा कि जो सीमन है, हाँ। वो एक व्यक्ति का है, 2 का है, 3 का है, कितने व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये लड़की ने अपने बयान में डीएनए जितने टेस्ट बंदों अगर को कराया बोला जाता है तो ये भी खुलासा उतने हो बंदों जाएगा, का बिल्कुल सीमन जैसा आ आप कह रहे हैं। जाएगा। ओके और डॉक्टर उसका मित्तल, जो- मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर राजेश राय साहब भी जुड़ गए हैं। और मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास इसलिए देर से जा रहा हूं कि पहले तकनीकी पहलुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि सीबीआई अब पड़ताल में जुटी है। आज ज्यादा सवाल इसलिए इधर से है। राजेश राय जी, अब जो आज की पड़ताल जैसे सीबीआई ने शुरू की है और वो जो दिशा दिखाई दे रही है, उसमें सीबीआई के सामने 2 सवाल हैं। सवाल तो एक ही है कि गुड़िया को मारा किसने, गुड़िया को ये दर्दनाक मौत किसने दी। लेकिन एक तरफ आरोप है आरोपियों पर, और आरोपी कह रहे हैं कि उसके भाई और मां ने मिलकर मारा। ये जो चिट्ठी उसने आईपीएस को लिखी है, वहां के एसपी को लिखी है। अब सीबीआई ये कैसे साबित करेगी कि असल में कौन हत्यारा है? पीड़िता के भाई से अभी भी पूछताछ कर रही है। अब देखिए अजय जी, मैं अगर बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके बारे में बात करूं, हाँ। तो आमतौर पर चाहे सीबीआई हो या कोई भी इस तरह के जो एजेंसीज है और जो कोर्ट भी है, वो निर्भर करती है सबसे ज्यादा पहले जो पीड़िता का बयान है। पीड़िता का जो अंतिम बयान है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें उसने 4 लोगों के बारे में कहा है। पीड़िता के उस एफआईआर के मुताबिक इस घटना को देखने वाले या जानने वाले जो उसके साक्षी हैं, वो पीड़िता थी खुद, जो अब नहीं रही, और उसके हिसाब से उसका भाई और उसकी मां, ये दोनों उसके साक्षी हो गए। अब इसके बाद अगर कोई और भी उसका दूसरा व्यू आता है, तो उसके लिए बहुत ही अकाट साक्ष्य जरूरत पड़ेगी, तब उस व्यू को ले पाएंगे। जैसे अगर ये व्यू की बात आ रही है, अब जैसे एक बात, जैसे सीबीआई आज जो है उनको लेकर के गई पीड़िता के भाई को, तो उससे पूछताछ में जो भी पूछताछ हुई उसमें कहीं न कहीं उन्हें कोई एनामली मिली होगी, जिसकी वजह से उनको ले जाकर के पूछताछ करने के लिए सीबीआई साथ में ले गई होगी। जैसे ये आपके माध्यम से हम लोग को जो मालूम पड़ा कि जो अपराधी है, जो मुलजिम है संदीप, उसके मोबाइल से और पीड़िता के मोबाइल से अक्टूबर से लेकर के अब तक करीब 100 या उसके आसपास बार बातचीत की गई, जिसके बारे में एक लोगों का ये अंदाज है कि संभवतः उस फोन से जो है वो भाई नहीं बात कर रहा था, कोई और बात कर रहा होगा। अगर कोई और इसमें एंगल मिलता है जिसमें ये पता लगता है कि जो ऑनर किलिंग की बात अभी आप कर रहे थे, अगर ये बात कहीं किसी तरीके से आती है, तो सीबीआई उस एंगल पे भी जांच करेगी, उसको छोड़ेगी नहीं। और उसके लिए तो यही असल बात है कि सीबीआई को अब दोनों, घबराहट की बात है, सीबीआई ने दोनों एंगल से उसको पूरे मामले को देखना होगा। वो रूल आउट करेगी कि वाकई ये है या वो है, यानी कौन हत्यारा है। और अभी खबर ये भी आ रही है कि अब पूरे दिन की पूछताछ के बाद भाई को अभी सीबीआई ने छोड़ा है। क्या बातचीत हुई ये अभी नहीं पता है हमें, लेकिन उसके भाई को अब घर जाने दिया है, उसको छोड़ा है। ओके, लेट्स कम।
अब मैं जरा सियासी मेहमानों के पास आता हूं। मैं शुरू करता हूं। कांग्रेस की हमारी सुची विश्वास जी हैं, धर्मवीर भारती साहब हैं बीएसपी से, संजीव मिश्रा साहब हैं बीजेपी से। सुची विश्वास जी, देखिए अब इस एक जब क्राइम होता है और इस तरह का हीनस क्राइम बड़ा ही संवेदनशील मसला होता है, कई पहलू उसके आते हैं, जांच होती है, जांच में परत दर परतें खुलती हैं, हम सब ये जानते हैं। अब इस वक्त जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो किसी भी आशंका से, किसी भी थ्योरी से अब इस वक्त इनकार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं सच क्या है, कौन हत्यारा है, मगर जो राजनीति हुई उसने तो सब तय कर दिया। उसने तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि नहीं सच तो यही है। क्या वो सही थी क्या राजनीति? सुची विश्वास जी, देखिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जब तक सीबीआई चीज़ों को देख रही है और डिफरेंट एंगल्स को हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा, आप चाहे सुशांत के केस में सीबीआई देखें, चाहे ईडी देखें, चाहे एनसीबी देखें, चाहे हाथरस के केस में, जब तक चीज़ें प्रोसेस में हैं, आपके सम्मानित पैनलिस्ट ने भी अपनी बात रखी, किसी भी नतीजे पर जाना या किसी पर भी टीका टिप्पणी करना अनुचित होगा, इसी आशा के साथ कि जो सच है वो निकल कर आएगा। दूसरी बात, चाहे आज के एसिड अटैक की घटना हो, चाहे जो अभी 24 घंटे में आत्मदाह हुआ वो घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, या डेली होने वाली वो घटनाएं कि किसी का ब्रेस्ट काट दिया, किसी की रीढ़ तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी, किसी की जीभ काट ली, सरकार को एक तगड़ा संदेश देना चाहिए। और इसमें विपक्ष की राजनीति या मुद्दे को बड़ा करना या छींटाकशी का विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि सांत्वना व्यक्त करना ये अधिकार है, ये मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए था, भाजपा की बड़ी महिला नेत्रियों को भी करना चाहिए था। सुची जी, किस बात की पहरेदारी जी, मैं दोनों हाथों से आपकी सराहना करता, मैं सराहना कर रहा होता अगर आप क्राइम के खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़िए। हम सब लड़ रहे हैं, हम बार बार इस चीज को उठा रहे हैं कि क्यों क्राइम खत्म नहीं हो रहा, लेकिन दलित और गैर दलित ये राजनीति शुरू की गई, शब्द ये डाले गए, पूरा तांडव इस बात का हुआ। ये मैं कह रहा हूं कि यहां राजनीति थी, यहां कोई आवाज नहीं थी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। ओके, पोलराइजेशन, जी जी, ओके, मैं आई विल कम बैक टू यू अगेन। संजीव मिश्रा एक जवाब, फिर धर्मवीर चौधरी। देखिए हम फासिस्ट ताकतें पावर में हैं। अच्छा, ठीक, ये यस मैम, आई विल कम बैक टू यू अगेन। संजीव मिश्रा, जरा इनको रोके तो मैं अपनी बात रखूं। हाँ संजीव मिश्रा जी, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं संजीव मिश्रा जी कि इतना तो साफ है कि पुलिस वालों ने ना वहां पूरी जांच पर पहले ही पानी फेर दिया हुआ है, बहुत सारी लापरवाहियां बरती हैं, 72 घंटे तक फॉरेंसिक सबूत नहीं इकट्ठे किए गए, कई दिनों तक जांच नहीं हुई, बहुत लेट से सब पड़ताल शुरू हुई, इसलिए बहुत से सबूत तो धुल ही गए। जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर मित्तल या फिर एनके सिंह साहब या राजेश राय जी, तो सच तक पहुंचेंगे कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का इसमें भ्रम रहना चाहिए। दो तरीके की चीज़ें कहूँगा आपके बड़े चैनल पे। एक वो विपक्षी दल, विरोधी दल, जो मुद्दाविहीन विरोधी दलों ने जिस तरीके से हाथरस को एक प्रयोगशाला बना डाला कि आज हम जा रहे हैं, कल हम कार के ऊपर बैठ करके फोटो खिंचा रहे हैं, हम सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके के एसआईटी की जांच उन्होंने की। उन्होंने कहा एसआईटी 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देगी। उसके बाद जब देखा कि और ये पॉलिटिकल पार्टीज और माहौल बना रही हैं, दंगे कराने की साजिश रच रही हैं, उन्होंने सीबीआई की जांच को रेफर किया। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से प्रकरण को इधर उधर करने का प्रयास किया जा रहा था, ये राजनीतिक दल, मुद्दाविहीन राजनीतिक दल हैं जिन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया, जिन्होंने अपने आप को वहां पर प्रदर्शित करने का काम किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के युवराज को मैं कहूंगा 2 बार जाने गए वहां पर, क्या उन्होंने किया, 2 बार जाने का आखिर परिणाम क्या मिला। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से बहुत गंभीरता से लेकर के मामले को पूरे गंभीरता से लेकर के हर स्तर पर जांच कराने के लिए तैयार। और मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि सीबीआई की जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो लोग हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, इन सबकी शंकाएं आशंकाएं दूर होंगी।
और जो अपराधी होगा उस अपराधी को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, जो अपराधी नहीं होगा उसको निश्चित रूप से पाक साफ करना जाएगा। ये मैं आपके चैनल पे कहूंगा। ठीक है, दलित चिंतक धर्मवीर चौधरी, ये मामला आपको क्या लग रहा है? अगर मामला पलट गया, हम नहीं जानते, आई डोंट नो क्या सच क्या है, हमें नहीं पता, पड़ताल शुरू हुई है, अभी सीबीआई की सामने आएगी बातें, तो फिर क्या होगी उस पूरी राजनीति की जो आप लोगों ने खड़ी कर दी थी? अजय जी, क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि एक बेटी दलित की निर्दयता से मारी गई और उसका अंतिम बयान ही साक्ष्य है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 14 दिन तक उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे और वह बेटी और बेटी का परिवार धक्के खाते रहे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या ये सच्चाई नहीं है कि उसकी लाश को ये मायावती की सरकार में पूछना चाहिए था, जला दिया गया? क्या ये सच्चाई नहीं है? कोई जेल क्या ये सच्चाई नहीं है? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप अपनी बदतमीजी को बंद करिए, आप अपनी बदतमीजी को बंद करिए, आप अपनी बदतमीजी को बंद करिए, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें बिल्कुल बात करने की बकवास सुनने के लिए नहीं है। मर्यादा में रहें प्लीज। बदतमीजी को बंद करिए। कोई जेल के अंदर हो रहा था, कोई जेल के बाहर, आप अपनी बदतमीजी को बंद करिए, हो रहा था। जरा बदतमीजी डिबेट बंद करने का करो, तरीका सीखिए। इस तरीके से बदतमीजी करोगे तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा मैं। जरा डिबेट करने का तरीका सीखिए। बदतमीजी करोगे बोलने नहीं दूंगा, सरकार ये ध्यान रखना। बदतमीजी की बात बंद करो, अपने समय की बात करो। तीन सीएमओ के मर्डर हो रहे थे, कोई जेल के अंदर हो रहा था, कोई जेल के बाहर हो रहा था, जवाब नहीं दे पाए, अपहरण हो रहा था, आज जो है विरोधी के लिए अपहरण हो रहा था। ये बात करोगे? झूठ बोलते हो, झूठ का पुलिंदा बने हुए घूम रहे हो, हमसे बात करोगे? ये योगी जी की सरकार है, ध्यान रखना। या जो अपराधी होगा उसको बिल्कुल सजा मिलेगी, जो अपराधी नहीं होगा वो छूट करके आएगा। हाँ, दलित की बेटी के साथ अगर हुआ है अन्याय तो उसके लिए सजा दिलाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बदतमीजी की बात कर रहे हो, घुमाने फिराने की बात कर रहे हो, ये जलेबी बनाना छोड़ो। ओके ओके ओके, वन बाय वन सर प्लीज। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हो, बंद करो अपनी गंदी राजनीति। ये गंदी राजनीति करने का समय नहीं है, यहाँ पर साफ बात करने का समय है। प्लीज 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 करके बोलिए, बात समझ में आए, अपनी तर्क रखिए। देना चाहिए था। ये बदतमीजी की बात करोगे, बदतमीजी की बात नहीं करना चाहिए। बदतमीज हो, इस तरीके से बदतमीजी की बात कर रहे हो, बलात्कारी है, किस तरीके से बलात्कारी है, इनके मंत्री बलात्कारी है, इनके विधायक बलात्कारी है, इनका मुख्यमंत्री बलात्कारी है, ये सब बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। आप तो सबको एक ही डंडे से आंखें चले जा रहे हैं। चिंता है? अरे ऐसे थोड़ी ना बात होती है। धनवीर जी, संजीव मिश्रा जी, आज गोंडा में 3 बच्चियों के ऊपर तेजाब डाल करके उनकी आप लोगों कौन जिम्मेदार है? प्रवक्ता बसपा के बने हुए हो और आरोप लगा रहे हो। ठीक है, बसपा के प्रवक्ता बने हुए आरोप लगा रहे हो। मायावती के समय में इनकी बकवास को बंद कराइए। ठीक है संजीव जी, अपने टर्न पे बोले, ये अपने टर्न पे बोले। संजीव जी, ओके ओके ओके, प्लीज होल्ड। संजीव मिश्रा जी, कोई काम नहीं तुम्हारे पास। संजीव मिश्रा जी, वही चेहरा, वही धनवीर चौधरी प्लीज, प्लीज धनवीर चौधरी, संजीव मिश्रा जी प्लीज। आप एनके सिंह साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट फॉर्मर डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर एनके सिंह, सीबीआई के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि कैसे और कब तक हमें इस सच का पता चल पाएगा, या चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा कि गुड़िया की दर्दनाक मौत का गुनहगार है कौन, जो आज पड़ताल शुरू हुई है सीबीआई की? देखिए, मुझे इसमें संदेह नहीं है कि सीबीआई के जांच के बाद और सीबीआई जो वहां जांच कर रही है निष्कर्ष पर आ जाएगी, और इस जांच के फलस्वरूप किसने ये काम किया है, कौन अभियुक्त है, रेप या मर्डर या जो भी हुआ है, ये सीबीआई, मुझे उम्मीद है इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने सुशांत केस में देखा, इसी तरह के प्रश्न उठाए जा रहे थे कि सीबीआई ये निष्कर्ष पर आ पाएगी क्या नहीं, और सीबीआई वहां पर भी निष्कर्ष पर आ चुकी है। और ये केस
मैं नहीं समझता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां पर ठीक है जहाँ सर। पर घटना हुई है लोगों के बीच बातचीत करके Yes, sir. और सीबीआई इसके ऊपर निष्कर्ष पर नहीं आ पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता नहीं लगता है तो लेकिन आपको लगता है कि समय बहुत जल्द सीबीआई की जो आज पड़ताल शुरू हुई है, एक एक करके कदम दर कदम सीबीआई जो अब पड़ताल में जुटी है, तो बहुत जल्द वो सच सामने आएगा। लेकिन ये सच कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यह सच वही हो जो अब तक दिखाया गया है, बताया गया है। और यही मुझे ऐतराज है अगर सियासत से, राजनीति से मुझे परहेज नहीं है। राजनीति तो जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन वो राजनीति जो सच को ही धुंधला दे वो गलत है। तो इसमें सच क्या है, अब सीबीआई लाएगी सामने। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब दीपिका से जानते हैं इस वक्त की खबरें। नमस्कार, रात के 8:30 बज रहे हैं।